हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और साथ ही साथ ये त्योहारों का सीज़न समाप्त हो गया और अब हमें अपनी तैयारी को जांचनी है कि कितनी तैयारी हमारी हुई है। और इससे पहले मैंने एक मानव उत्पत्ति का इतिहास जो मैंने अपलोड किया था उसे काफ़ी लोगों ने देखा, और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो देख ले, क्योंकि उससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएंगे, है ना। जैसे कि आदि मानव कौन था, ये प्रश्न आधुनिक मानव किसे कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो क्रम में पूछे जाएंगे कि एस्ट्रोलोथोपिथिकस कौन था, नियंडरथल कौन था, यानी नियंडरथल मानव की प्रकृति कैसी थी, वो किस तरह के दिखते थे, ठीक है। या सीक्वेंस वाइज की कौन पहला, कौन दूसरा सीक्वेंस में, कौन तीसरे सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो ये इसे स्किप नहीं किया जा सकता। इसलिए फर्स्ट चैप्टर वही था, मानव जीवन की उत्पत्ति। तो उसे आप देख लेना, और उससे भी क्यूज में मैं प्रश्न पूछूंगी, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता चलेगी कि आपकी तैयारी कहाँ पर हुई है और कहाँ तक हुई है और कहाँ तक करने की आवश्यकता है, ठीक है। और अभी तो आपके पास टाइम है, क्योंकि जेट का कोई भी अभी कोई अता पता नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो एग्ज़ाम होगी ही। तो हम लोग आज तैयारी में आज क्यूज़ लेके आई हूँ, और आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, और जो लिखना ज़रूर कि आप लोगों को अच्छी लगी। तब मैं नेक्स्ट बार और भी इस तरह के क्यूज़ लेके आऊँगी, ताकि आपकी जो आप लोगों ने तैयारी की है वो पता चल सके आप लोगों की कि कितनी तैयारी हुई है और क्या क्या छूट रहा है, ठीक है। तो पहले मैं सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल सिंपल है। और ये बताओ कि वेद कितने हैं। तो स्टार्ट करती हूँ टाइम। तो वेद कितने हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट नाउ। वेद यानी कि वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ये रामायण, महाभारत, है ना, ये सभी जो प्राचीन इतिहास आप पढ़ोगे उसमें ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो सिंपल प्रश्न है, सबसे पहले आप जब वैदिक साहित्य पढ़ोगे तो उसमें वेद आएंगे, उसके बाद पुराण आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ उनके आएंगे। तो इस तरह के सीक्वेंस वाइज जाते हैं। तो हमें जेट की तैयारी करनी है, तो जेट में तो और भी गहराई से पूछा जाएगा, क्योंकि ये नेट की तरह ही है। तो आप लोगों को थोड़ी सी इसके मतलब ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, इसे अंदर तक इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे मंडल है ना, ऋग्वेद के मंडल कितने हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब टाइम समाप्त हो गई, और वेद हैं 4। कितने वेद हैं? 4। और 4 वेद में कौन से वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, तो और सामवेद। तो अगर सीक्वेंस से कहा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो उसका लिखा गया वो बाद में, है ना, इसीलिए वो अथर्ववेद को, और इसमें जादू टोना, है ना, कर्मकांड वगैरह अथर्ववेद में पाए जाते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया, 4 वेद हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही सिंपल थी, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कमेंट में लिख लिया होगा। और नेक्स्ट और एक मैं बौद्ध धर्म से पूछती हूँ, ठीक है। बौद्ध धर्म से पूछती हूँ कि पिटक, जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो क्वेश्चन से पता चला होगा कि त्रिपिटक 3 होंगे, त्रि है तो 3 होंगे। उसमें से कौन कौन से हैं पिटक कौन कौन से हैं, और पिटक का अर्थ क्या है। ये 2 क्वेश्चन है उसमें कि पिटक कितने हैं ना, और पिटक का अर्थ क्या है। ये प्रश्न पूछा गया है, सिंपल है बट थोड़ी हार्ड है। तो इसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें
कि अभी मैं टाइमिंग स्टार्ट करती हूँ और ये रहा टाइम। आप कमेंट में लिखो। पिटक यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें बौद्ध के जो टीचिंग हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, उन सबों की कंपाइल किया गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। और जो और भी हैं 3 पिटक में से सेकंड में रूल है ना, जो फिर थर्ड में जो बौद्ध जो विचार दिए थे, अपने थॉट्स थे बौद्ध के, बुद्ध भगवान के, तो उसके दार्शनिक व्याख्या की गई है थर्ड में। तो अब ये तुम लिखो कि पिटक कितने हैं और पिटक का अर्थ क्या है। ओके, टाइम समाप्त, ठीक है। और तो ये है सुत, पहला जो पिटक है वो 3 हैं, सुत पिटक, धम पिटक, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सुत पिटक, विनय पिटक, चलो छोड़ो, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और सुत पिटक में क्या है, जो बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध की उसमें टीचिंग और थॉट्स हैं, यानी कि उसके जो उन्होंने जो शिक्षा दी, जो विचार दिया, वो सुत पिटक में लिखा गया है। उसके बाद विनय पिटक में उनके जो रूल हैं, यानी कि जो उनके जो शिष्य थे, उन्हें किस तरह के नियम में रहने चाहिए, उस तरह के वहाँ पर विनय पिटक में सारे रूल्स लिखे गए हैं। और जो अभिधम पिटक है, इसकी जो व्याख्या जो एक दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम पिटक की, ठीक है। तो उसमें जो बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिए थे, उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम पिटक में। तो ये या तो आपको मिलान करने के लिए या तो पूछा जा सकता है कि जो विनय पिटक में क्या है। तो विनय पिटक में आपको ये बता सकते हो कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म को चलाने के लिए या भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए जो नियम, जो एक अनुशासन था, उसे उस विनय पिटक में लिखा गया है, ठीक है। और अभिधम पिटक में बस उनके विचारों की एक दार्शनिक व्याख्या है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं कितनी दार्शनिक हैं, कितनी ट्रूथ है उसमें, ठीक है। तो उन सब की व्याख्या की गई है। तो और पिटक, पिटक मीन्स होती है टोकरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये नेट में प्रश्न पूछा गया था कि पिटक का अर्थ क्या है, ठीक है। और यदि आप लोग एकलव्य विद्यालय का फॉर्म भरे हो या नेक्स्ट अभी आने वाला है और भी एग्ज़ाम, सेंट्रल टीचिंग एग्ज़ाम, तो आप उसमें हिस्ट्री में ये भी आ सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी व्याख्या की गई है कि पिटक का अर्थ। एनसीईआरटी क्लास शायद 7 या 8 में लिखा हुआ है कि पिटक का अर्थ है टोकरी, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। अब मैं ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, अब मैं एक आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ। तो हो गया एक प्राचीन वैदिक साहित्य, फिर बौद्ध धर्म से, और एक अब मैं पूछती हूँ जैन धर्म से। तो बहुत ही सिंपल, बट जो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए तो ये डिफ़िकल्ट होगी। तो देखो, चलो क्वेश्चन ये है कि जो भगवती सूत्र है उसमें क्या है, यानी कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है और इसकी जो इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, भगवती सूत्र की, ठीक है। तो इसमें 2 विशेषताएं आप लोग को बतानी है। ये मैं नहीं बताऊंगी, और केवल आप बताओ कि भगवती सूत्र में किसका वर्णन है, किसकी वर्णन की गई है, ठीक है। तो और अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है ना। तो ये प्रश्न बताओ।
मैंने पूछा भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है और इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या बताया गया है भगवती सूत्र में। अगर पता हो तो कमेंट में आप लोग लिखते जाओ, और पता मैं कमेंट चेक करूँगी कि कौन कौन से प्रश्न आप लोगों को आती है और कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को नहीं आती। तो ये आप लोगों की समझ के लिए है। और टाइम हो गया, और ठीक है। और इसकी जो जिन्होंने भी लिख लिया है वो तो ठीक है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। बट भगवती सूत्र आंसर मैं बता देती हूँ। जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से रिलेट है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें जो महावीर स्वामी जो है, महावीर की कथा है इसमें भगवती सूत्र में। साथ ही साथ जो महाजनपद में जितने भी जनपद थे उन लोगों जो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जो है उसमें चर्चा की गई है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है उसमें जो महाजनपद के जो बहुत सारे जो थे, जैसे कि अंग, चंपा, ठीक है, काशी, वज्जी, ये सब इन सभी जो 16 महाजनपद थे उनकी चर्चा भगवती सूत्र में भी की गई है। तो ये भी आती है कि जो 16 महाजनपदों की चर्चा किन किन ग्रंथों में की गई है। तो उसमें आप अंगुत्तर निकाय भी लिख सकते हो, भगवती सूत्र भी लिख सकते हो, है ना। तो इन जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 जनपदों की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिंपल बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आ सकती है क्योंकि आप नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो नेट और जेट की। तो ये बताओ कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्यमेव जयते का वाक्य आपको कौन से उपनिषद में मिलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है कि सत्यमेव जयते वाक्य कौन से उपनिषद में मिलते हैं। तो टाइम स्टार्ट हो चुकी है, और पता है तो कमेंट में लिखो। ये तो जो तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें तो पता होनी चाहिए, तो मुझे भी पता चलेगी कि किन किन मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कितनी है। और नेक्स्ट मैं अभी तो मानव जीवन की उत्पत्ति की क्लास डाली हूँ और बीच में त्योहारों की वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब मैं वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न लाऊंगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी प्रश्न, साथ ही साथ डिटेल भी लाऊंगी और आप लोग उसे देखना, और उससे काफ़ी प्रश्न आप लोगों के आएंगे जेट में, और तो तैयारी अच्छी होगी, इसलिए ज़रूर उसे देखना। और इसी तरह के प्रश्न हम लोग क्यूज बीच बीच में लाते रहेंगे, तो इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारी जो तैयारी है वो कितने ऊंचे लेवल के कॉम्पिटिटर के साथ हो रही है, और भी जो स्टूडेंट है उनकी तैयारी कितनी हाई है और हमारी कितनी लो है। तो टाइम हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने क्या प्रश्न पूछा था कि सत्यमेव जयते, है ना। तो सत्यमेव जयते का वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से ली गई है। कौन सी उपनिषद? मुंडको उपनिषद, ठीक है। तो इसे अगर नहीं पता है तो इसे नोट कर लेना, मुंडको उपनिषद से ली गई है सत्यमेव जयते, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ी पूछ लेती हूँ आप लोगों को कुछ। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए कि ये बताओ कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र वो कौन से वेद में चर्चा की गई है गायत्री मंत्र की,
ये प्रश्न बहुत सिंपल है, ये बस लास्ट में प्राचीन इतिहास से पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं पाषाण काल से कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो आप लोग बताओ कि गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है, उसकी चर्चा किस वेद में है। तो टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। या टाइम इज़ ओवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो गायत्री मंत्र है जिसमें सूर्य देव की आराधना की गई है, यानी गायत्री जो मंत्र है वो सूर्य देव की जो बेसिकली सूर्य देव की आराधना को ही ध्यान में रखकर गायत्री मंत्र बोली जाती है। तो ये ऋग्वेद, हमारा जो पवित्र वेद है ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और ये थोड़ी सी एक सिक्के के बारे में मैं पूछती हूँ कि कुछ सिक्कों के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो ये बताओ कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन है ना किस शासक यानी किस वंश से चला या किन शासकों से स्टार्ट हुई। जो सिक्कों पर लेख लिखा जाता है, अभी हमारे जो सिक्के होते हैं उसमें लिखे हुए होते हैं, किसी की फ़ोटो दी हुई होती है और उसमें ईस्वी सन वगैरह लिखा हुआ होता है, तो उस पर या सत्यमेव जयते लिखे होते हैं। तो उस पर सिक्कों पर लेख लिखने की प्रवृत्ति किन शासकों से चलती आ रही है, यानी किन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सिक्कों से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर बताओ। तो सिक्कों पर जो लेख लिखने का यानी कि फर्स्ट आर्टिकल ऑन कॉइन्स, या टाइम इज ओवर। और देखो सिक्कों पर सबसे पहले जो लेख लिखने का जो प्रचलन है वो यवन शासक जो ग्रीक थे उनके द्वारा चलाए गए थे कि सबसे पहली बार जो सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन यवन शासकों के द्वारा किया गया और जिन्हें ग्रीक भी कहा जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल से, जिसे हम लोग स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में काफ़ी या कहें कि उसकी कला संस्कृति प्रशासन में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, है ना, और आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तौर से काफ़ी विकास हुआ था, इसलिए इस काफ़ी मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, और धार्मिक प्रोग्रेस भी हुई थी, इसलिए इस काल को गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये बताओ कि
सिक्कों से संबंधित प्रश्न है कि दिनार, जो दिनार है वो किस धातु के बने होते थे, या दिनार, मैं ऑप्शन बताती हूँ कि दिनार क्या सोने के बने होते थे, चांदी के, या तांबे के, या शीशे के। तो दिनार जो गुप्त काल का एक सिक्का था, वो दिनार किस धातु का बना हुआ था। तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या शीशा। तो टाइमिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप बताओ कि दिनार, दिनार, और मैं ये बता देती हूँ, ये भी प्रश्न आया हुआ था कि दिनार, दिनार जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस में कि दिनार जो शब्द है वो किस भाषा की है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप दो कि दिनार किस धातु से बनी हुई थी। ये गुप्त काल की एक सिक्का है, या तो अब बताओ इसके आंसर मैं बताती हूँ। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो दिनार है वो सोने की बनी होती थी, सोने की सिक्का होती थी, ठीक है। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, दिनार, ठीक है। जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था, जबकि जो सिल्वर यानी कि चांदी की, ठीक है, चांदी की जो सिक्के होते थे उसे रूपक कहा जाता था। तो ये याद रखना कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था, यानी गोल्ड कॉइन्स होते थे उन्हें दिनार, और जो सिल्वर कॉइन्स होते थे उन्हें रूपक कहा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखना। और ठीक है, और एक देखो, एक जो गुप्त काल में, उससे पहले जो मैं प्रश्न आप लोग को आंसर बताई थी कि जो दिनार है वो लैटिन भाषा का शब्द था, तो आप लोग उसे भी नोट कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को एक और, आप लोगों के लिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, और इसे तो आप लोग कमेंट में या गूगल से वगैरह वगैरह से ढूंढ कर बताना कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पाषाण युग पहुंचते हैं, और पाषाण युग में आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सबसे पहले ये बताओ कि पाषाण युग की जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है, ठीक है। तो जो पाषाण काल की और मध्य पाषाण काल की और नवपाषाण काल की, तो कृषि कब से स्टार्ट हुई है, ये बताओ कि कृषि कब से, जो कृषि की स्टार्टिंग कब से हुई, और ये मुझे ये बताओ कि कृषि का कोई एक ऐसा स्थल बताओ जहाँ पर कृषि स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, नवपाषाणिक स्थल जहाँ से हमें कृषि होने के साक्ष्य मिले हैं। ये बताओ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही सिंपल है, तो ये कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, चलो मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया। टाइम आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, और गूगल वगैरह मत करना, क्योंकि आप लोगों की ये केवल जांच हो रही है कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हुई है।
टाइम इज़ ओवर, ठीक है। तो ये सबसे पहले नौपाषाणिक स्थल है ना, जहाँ पर खेती करना स्टार्ट हो गई थी और सभी एक संगठित तौर पर रहने लगे थे, है ना। अब ये खाना बदोशक से जो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गए थे, ठीक है। तो उत्पादक बन गए थे, तो सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। बट ये नवीन जब खोज हुई तो जो यूपी का जगह है कोल्डी हवा, वहाँ से इससे भी पहले खेती के यानी कि चावल के साक्ष्य मिले हैं कि उससे भी पहले कहाँ पर चावल उगाते थे, कोल्डी हवा में, जो यूपी का एक जगह है कोल्डी हवा, वहाँ से चावल के उगाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब बस इतना ही। और आप लोगों को क्यूज कैसी लगी तो नेक्स्ट बार मैं फिर लाऊंगी इसी तरह की क्यूज आप लोगों के लिए। तो आज मैं शॉर्ट और छोटी सी रखती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर भी करना, लाइक भी करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और जान सकूँ कि आप लोगों को क्यूज अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट बार मैं ज़रूर लाऊंगी। और आप लोग क्या चाहते हो कि क्वेश्चन मैं लिख कर लेके आऊँ, या कि ये ही सिस्टम सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।